जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। आज जो हम सब इंडियन आर्मी का टोटल टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जिसमें से आप सबको 100 में से 90 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देना है। फौजी बनना चाहते हो तो 100 में से 90 का सभी को बिल्कुल सही जवाब देना ही देना रहेगा। सभी कोई क्लास पूरा अटेंड करेंगे, पूरा सेशन अटेंड करेंगे, अपना टेस्ट लगाएंगे। सभी को 100 में से 90 का बिल्कुल सही जवाब देना है। आप इंडियन आर्मी की एग्जाम देने वाले हैं, फौजी बनना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले सभी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, सेशन को, टेस्ट को, जिससे कि जिनको भी इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, जिनकी एग्जाम होने वाली है, उन तक ये पहुंच पाए, वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाए। तो जल्दी से भी शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर देंगे। क्लासेज की रूटीन सभी जरूर याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आ रही है टॉपिक वाइज, एंड रोज शाम 7 बजे आपको जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाया जाता है। आज जो है हमारा शाम 7 बजे स्पेशल क्लास है टॉप 100 जीके जीएस मिक्स क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले। सभी लोग अपना टेस्ट लगाएंगे और बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे। सभी शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यह देखो आपको यहां पे दिया गया है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। हु लेड द बारदौली सत्याग्रह 1928। यहां पे किया लिखा हुआ है, ठीक है। बताना है कि जो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर जमनालाल बजाज ने। देखो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी इंडियन आर्मी के आने वाले एग्जाम के नए पैटर्न पे तैयार किए हुए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जो पिछले कंटिन्यू सालों से पूछे जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। तो सभी पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का क्लास जरूर अटेंड करेंगे। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो यह किया गया था देखो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है आपका क्वेश्चन, यहां पे आपसे किया गया है। ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट्स। ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना है और बिल्कुल सही करिएगा, सभी लोग को बताना है। तो नाभिकीय संयंत्र में जो ग्रेफाइट है उनका प्रयोग होता है देखो विमंदक की तरह, लाइक अ मॉडरेटर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका दिया हुआ है, देखो ये सवाल है आपका, यह आपसे किया गया है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। जौलाधर तथा पिरपंजाल, या फिर राजज्योति तथा नागटिब्बा, या फिर लद्दाख तथा पिरपंजाल, या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक। जो कुल्लू घाटी है यह किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। देखिए जो क्लास है यह आपका ट्रेड्समैन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीडी वालों के लिए भी, नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए भी, टेक्निकल वालों के लिए भी, क्लर्क वालों के लिए, और वुमेन मिलिट्री पुलिस वालों के लिए भी, सभी का लेवल में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो कुल्लू घाटी है यह देखो स्थित है मध्य हिमालय तथा शिवालक के श्रेणियों के बीच, पर्वत श्रेणियों के बीच। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है आपका कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। यांगजे, अमेजन, येनिसी, या फिर नील। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी सभी करते चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। सभी जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है देखो यांगजे। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन ए यांगजे। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। हाउ मेनी टाइम्स डज द इंटरनेशनल डेट लाइन डिवाइड्स फ्रॉम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 4 बार, 8 बार, 60 बार, या फिर 10 बार। कितने बार जो है 180 डिग्री देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित होती है। सभी को इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी क्लास हो रहा है इसका पीडीएफ सबको मिल जाएगा। और जो दोपहर 1 बजे करवाया है, तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह देखो 180 डिग्री देशांतर में 4 बार विचलित होती है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 4। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहां पे है आपका, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। द क्लोजेस्ट कैलेस्टिकल बॉडी टू अर्थ इज। प्रोक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र, या फिर सूर्य। निम्नलिखित में से पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड कौन सा है। सभी को करना है और जल्दी से बताना है। क्या होगा राइट आंसर यहां पे, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो खगोलीय पिंड है वो है देखो चंद्रमा। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन बी। ये जो है पृथ्वी का उपग्रह है, सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है।
चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एग्स्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, देरी बिल्कुल नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी करते चलेंगे सब कोई। तो पुष्पों का अध्ययन जो है यह देखो कहलाता है एंथोलॉजी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए एंथोलॉजी। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो आपका कि सबसे बड़ा महाकाव्य है द ग्रेटेस्ट एपिक, महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण या फिर पैराडाइज लॉस्ट। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सभी लोग को करना और बिल्कुल सही आंसर करना है। विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है? द ग्रेटेस्ट एपिक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है देखो आपकी महाभारत। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए महाभारत। महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बार इंडियन आर्मी पूछती है, तो याद रखिएगा जो महाभारत है यह लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा भी याद रखना, संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने। किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में। हो गए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो लेजर बीम सदा होती है, लेजर बीम्स आर ऑलवेज देयर। अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम या फिर शुरू में समांतर बाद में अपसारी। क्या होगा राइट आंसर? सभी को बतानी है यहां पे। चलिए सबको यहां से करेंगे, याद रखिएगा सभी को टेस्ट लगाना है, सबको अपना टेस्ट लगाते चलो, सभी लोग लगाते चलेंगे। लेजर बीम जो है यह देखो सदा अपसारी बीम होती है। ये क्या होती है? तो ये डाइवर्जेंट बीम होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे है आपका, यह देखो आपको दिया गया है, चिदम्बरा किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज चिदम्बरा? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से जो चिदम्बरा है यह किसकी रचना है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जल्दी से करेंगे सब कोई। जो चिदम्बरा है यह देखो रचना है आपकी सुमित्रानंदन पंत की। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहां पे देखो कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बम? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न या फिर आइंस्टीन। किसके द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया? निम्नलिखित में से किसने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे, देरी बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी करते चलिए और बिल्कुल सही करेंगे सभी। परमाणु बम का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है ऑटो हॉर्न के द्वारा। जिन्होंने भी सी को बताया है बिल्कुल सही बताया है। एक चीज हमेशा याद रखना, परमाणु बम के आविष्कार में आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, कभी रॉबर्ट ओपेनहाइमर मिल जाएगा तो कभी आपको जो है ऑटो हॉर्न मिलेगा। दोनों सही जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि रॉबर्ट ओपेनहाइमर देगा तो दोनों में से कोई एक ही देगा, या तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर या फिर ऑटो हॉर्न। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, लेकिन दोनों सही जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपका यहां पे है, देखो यह आपको दिया गया है, 12 नंबर सवाल है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि सबसे चमकदार ग्रह है? चलिए बताइए जल्दी से। तो जो सबसे चमकदार ग्रह है वो है देखो आपका शुक्र। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी शुक्र, वीनस। क्लियर है सभी का? चलिए अगला सवाल बिल्कुल सही गया होगा सभी का, मुझे जहां तक लगता है। अगला सवाल है आपका, देखो यहां पे 13 नंबर, बोध गया स्थित है। वेयर इज बोध गया लोकेटेड? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। जो बोध गया है यह कहां पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? चलो जल्दी से बताओ सभी, जो बोध गया है कहां पे है? तो जो बोध गया है यह स्थित है बिहार में। बोध गया कहां पर है? तो यह आपका स्थित है बिहार में। बिल्कुल सही, सभी का बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहां पे देखो 14 नंबर सवाल है आपका, यह दिया गया है कि कौन सा मिश्रण है? विच इज द मिक्सचर? दूध, स्टील या आपका कार्बन मोनोक्साइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि मिश्रण है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करिए और जल्दी से बताइए। तो निम्नलिखित में से जो मिश्रण है वो है देखो आपका इस्पात स्टील। जो स्टील है यह एक मिश्रण है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल है आपका, यहां पे देखो यह दिया गया है, एटीएम का अर्थ है एटीएम। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इस पे ध्यान मत देना। इंग्लिश पे आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर एनी टाइम मनी। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो एटीएम है इसका फुल फॉर्म होता है देखो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जिन्होंने भी बताया है इसी को उन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे 16 नंबर सवाल दिया गया है 16 नंबर की, त्रिपिटक धर्मग्रंथ किससे संबंधित है? व्हाट
आर त्रिपिटक स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू? जैन से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और जल्दी से बताना है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो यह देखो आपका संबंधित है बौद्धों से। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, देखो ये है आपका कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो वह भाषा है देखो प्राकृत। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे है आपका, देखो 18 नंबर सवाल दिया हुआ है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी? गौतम, कपिल, पतंजलि या फिर पनिनी? जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है? चलिए बताइए जल्दी से। तो जो अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार हैं देखो पनिनी। जो पनिनी है इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा अष्टाध्यायी क्या है, पूछा जाता है अष्टाध्यायी क्या है? तो अष्टाध्यायी जो है एक संस्कृत व्याकरण है। पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी का जो संबंध है ये देखो संस्कृत व्याकरण से है। पिछले सालों का क्वेश्चन है ये। ठीक है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? तो पनिनी ने लिखा है। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट। उराव, मुंडा, हो या संथाल? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जल्दी से बताइए सभी लोग क्या होगा? तो झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है देखो आपका संथाल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है आपका 20 नंबर सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो पूर्वी धाम कहलाता है। ईस्टर्न धाम इज कॉल्ड? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या मैसूर? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसे पूर्वी धाम के रूप में जाना जाता है? पिछले साल का क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो पूर्वी धाम है वो देखो पुरी को बोला जाता है, जगन्नाथपुरी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का सही गया होगा। चलिए अगला सवाल यहां पे आपका देखो यह दिया गया है कि मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या था? व्हाट वाज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मौर्यन पीरियड? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या फिर डी में है नॉन ऑफ दिस? जो मौर्य काल है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना निम्नलिखित में से क्या था? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से कीजिएगा। तो जो मौर्य काल है इसका जो सबसे अच्छा नमूना है वो है स्तंभ। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? बिटवीन हुम डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर और आदिल शाह? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है यह किसके किसके बीच हुई थी? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, गलती किसी से नहीं होनी चाहिए। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है यह देखो हुई है अकबर और हेमू के बीच में। क्लियर हो गया। कब हुई है? तो याद रखिएगा यह जो युद्ध है ये हुआ था 1556 में। नोट कर लेना सब कोई, कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच में। विजयी अकबर हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? तांबा, लोहा, कैल्शियम या मैग्नीशियम? निम्नलिखित में से जो एनीमिया है यह किस तत्व की कमी की वजह से पैदा होता है? सभी को बताना है और बिल्कुल सही करना है, गलती कोई भी नहीं करेंगे। जो एनीमिया है यह किस तत्व की कमी से होता है? पिछले साल का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एनीमिया जो है यह देखो होता है लोहे की कमी की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी लोहा। चलिए अगला सवाल करेंगे यहां पे। अगला सवाल है आपका देखो 24 नंबर सवाल कि भारी जल एक प्रकार का काइंड ऑफ हैवी वाटर शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या ईंधन है? जो भारी जल है यह क्या है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे। जो भारी जल है ये क्या है? सभी को करना है। तो भारी जल जो है यह देखो एक प्रकार का मंदक है। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मंदक। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ पलासी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या फिर डी में है नॉन ऑफ दिस? किसके द्वारा जो है पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो यह देखो जो पलासी की युद्ध हुई कब हुई थी? तो पलासी की जो युद्ध है पहले नोट करो, ये हुई थी 1757 में। ठीक है, पलासी की जो युद्ध है यह लड़ी गई थी 1757 में। हो गया। अब बात आती है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया है देखो रॉबर्ट क्लाइव ने। जिन्होंने भी बताया है ए को, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। याद रखना यहाँ पे सी नहीं ए होगा, जो पीडीएफ दूंगा उसमें ए ही ध्यान में रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। द मोस्ट एबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट ऑन अर्थ इज लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है वो कौन सा है? सभी देखिए जल्दी जल्दी करते चलेंगे क्योंकि हमें ज्यादा समय नहीं लेना है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी होगी, 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करनी है। तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है वो है देखो एल्यूमिनियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह दिया गया है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यह आपसे किया गया है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? विथ विच कंट्री डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? पिछले साल का क्वेश्चन है 2020 का, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है यह किस देश के साथ है? तो यह देखो है आपका बांग्लादेश के साथ। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे आपका 28 नंबर सवाल दिया हुआ है, यह है देखो आपका कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ अनस्वीटेड लाइम? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सबसे पहले तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र देख दो अनस्वीटेड लाइम का, तो वो होता है CaO। ठीक है, CaO होता है अनस्वीटेड लाइम का केमिकल फॉर्मूला। इसका नाम क्या होगा रासायनिक नाम? तो ये देखो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 29 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन किया गया है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक है वो देखो राष्ट्रपति होते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अब जो आपका 30 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो 30 नंबर सवाल आपसे किया गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी इज क्रिएटेड ऑन द सन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण है यह किस प्रकार से होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण है यह देखो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। क्लियर है सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान, इंग्लिश सही नहीं आपका बताना है यहाँ पे कि हु इज द फाउंडर ऑफ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? चलिए बताइए जल्दी से, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राधाकृष्णन ने, गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो BHU है इसकी स्थापना की गई है देखो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। पूछा जाता है कि स्थापना कब की गई है, तो स्थापना जो है ये यहां पे नोट करोगे सब कोई, जो स्थापना है यह की गई थी देखो 4 फरवरी 1916 में। सब कोई डेट जरूर नोट कर लेंगे। जो स्थापना है वो हुई थी 4 फरवरी 1916 में। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, मदन मोहन मालवीय के साथ जो स्थापना करता थे वो एनी बेसेंट भी थे। तो पूछा जाएगा तो याद रखना, अगर मदन मोहन मालवीय नहीं दिया, एनी बेसेंट दिया है ऑप्शन में और पूछा हुआ है कि BHU की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट भी सही हो जाएंगे क्योंकि ये भी जो है स्थापनाकर्ता में शामिल थी एनी बेसेंट। ठीक है, कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1916 में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका है देखो, यह दिया हुआ है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है विच इज अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह अधातु है आपकी ब्रोमीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो, यह आपसे किया गया है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? विच रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर पीली क्रांति? तो देखिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा श्वेत क्रांति शुरू किया गया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले याद रखना यहाँ पे बी कर लेना, जो PDF दूंगा उसमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बी होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर वरुण? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि आपका सूर्य के सबसे दूर है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है आपका वरुण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी वरुण।
चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, यह है आपका कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स कॉल्ड? मालवा का भंडार, दक्कन का पठार, या फिर आपका लद्दाख का पठार, या फिर आपका छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो यह देखो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह है देखो आपका यहाँ पे किया गया है कि भारत की प्राचीन भाषा है। द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो कि भारत की प्राचीनतम भाषा है? तो वह है देखो आपकी संस्कृत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी संस्कृत। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 37 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड हितोपदेश? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या फिर वात्स्यायन? किसके द्वारा जो है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताना यहाँ पे जल्दी से करिए। तो हितोपदेश जो पुस्तक है इसके लेखक है नारायण पंडित। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल? जो कर्मा पर्व है यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो कर्मा पर्व है यह देखो संबंधित है झारखंड से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 39 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। पैन से क्या अभिप्राय है? पैन व्हाट इज मिंट बाय? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेशेंट अकाउंट नंबर या फिर नन ऑफ दीज? तो पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो पैन का जो फुल फॉर्म है वो है देखो परमानेंट अकाउंट नंबर। जिन्होंने भी ए को किया है उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। यह दिया गया है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी? जो नासिक है यह किस नदी के तट पर स्थित है? सबको को करना है और जल्दी से बताना है। तो जो नासिक है यह देखो स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। जिन्होंने भी बी को बताया है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 41 नंबर सवाल दिया गया है कि जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? द नेम जवाहर टनल हैज बीन गिवन टू विच नेचुरल माउंटेन पास? फिर पंजाल दर्रा, बुंदिलपिल दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा? जो जवाहर सुरंग नाम है यह किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जो जवाहर सुरंग नाम है यह देखो दिया गया है बनिहाल दर्रा को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है आपको कि तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? तुजू पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच स्टेट? चीन, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान? जो तुजू दर्रा है यह भारत को किस राज्य से जोड़ता है? क्या होगा आंसर? सभी को करना और जल्दी से बताना है। तो जो तुजू दर्रा है यह देखो भारत को जोड़ता है म्यांमार से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी म्यांमार। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 43 नंबर सवाल आपको दिया गया है। यह है आपका कि गंगा नदी पर कौन सी भारतीय राजधानी स्थित है? विच इंडियन कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द गंगा रिवर? कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या फिर पटना? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भारतीय राज्य की राजधानी है, कौन सी ऐसी भारतीय राजधानी है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो वह है देखो आपकी पटना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी पटना। कोलकाता है लेकिन यह हुगली नदी के तट पर है, यहां पे उसको हुगली बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, तैराकी, एथलेटिक्स या फिर भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग? जो कर्णम मल्लेश्वरी है यह किस खेल से संबंधित है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है यह देखो संबंधित है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर हिंदू तथा जैन धर्म? जो खजुराहो का मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइएगा। तो खजुराहो का जो मंदिर है यह देखो संबंधित है हिंदू तथा जैन धर्म से। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में हर बार आता है। 46 नंबर सवाल है। सूर्य मंदिर स्थित है वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड? पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या फिर गया में? जो सूर्य मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है और जल्दी से करना है।
तो जो सूर्य मंदिर है यह देखो स्थित है कोणार्क में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी कोणार्क हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देखो 48 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? चलिए बताइए सबको। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 नंबर सवाल है। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो है देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चलिए अगला सवाल करेंगे यहाँ पे 48 नंबर सवाल है आपका, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? एल्निको, पीतल, सोल्डर या फिर कांसा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है? तो वह है देखो तांबा मतलब Cu और जस्ता मतलब Zn, तो Cu प्लस Zn से मिलकर जो बना है वो है आपका पीतल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला सवाल करेंगे 49 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ बिहार? कोसी, गंगा, यमुना या गोदावरी? बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है यह देखो कहा जाता है कोसी नदी को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कोसी। चलिए अगले सवाल को करेंगे, यहाँ पे आपका 50 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखो 50 नंबर क्वेश्चन है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? फॉर हाउ लॉन्ग इज फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार? जब और जैसे। जो वित्त आयोग है इसका गठन कितनी अवधि के लिए होता है? सबको को करना है और जल्दी से बताना है। तो जो वित्त आयोग है इसका गठन होता है देखो 5 वर्ष की अवधि के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ शेयर करेंगे ताकि जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी तक ये क्लास पहुंच पाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, 51 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, देखो यह दिया गया है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज गुरुद्वारा पंजा साहिब लोकेटेड? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर म्यांमार? जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है यह किस देश में स्थित है? क्या होगा आंसर? करिए जल्दी से और बताइए यहाँ पे। तो जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है यह देखो स्थित है पाकिस्तान में। जिन्होंने भी आंसर किया है ए को, पाकिस्तान को, बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 52 नंबर सवाल दिया हुआ है कि वैल्यू एडेड टैक्स VAT का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAT? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एबिलिटी टैक्स या फिर वैल्यू एबल टैक्स? जो VAT है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होगा आंसर? सभी को करना और जल्दी से बताना है। चलिए बिना देरी के करिए जल्दी से। क्या होगा? VAT का पूर्ण रूप क्या है? तो जो VAT है इसका पूर्ण रूप होता है देखो वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है कि कौन फॉर्मूला 1 से संबंधित है? विच वी हु बिलोंग्स टू फॉर्मूला 1? विश्वनाथ आनंद, पंकज आडवाणी, दिलीप तिर्की या फिर नारायण कार्तिकेयन? निम्नलिखित में से कौन है जो कि फॉर्मूला 1 से संबंधित है? सभी को जो ये 100 क्वेश्चन का क्लास हो रहा है इसका PDF आप सबको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कौन जो है फॉर्मूला 1 से संबंधित है? तो वह देखो है आपका नारायण कार्तिकेयन। जो नारायण कार्तिकेयन है ये आपके फॉर्मूला 1 से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स? 1924 पेरिस ओलंपिक, 1912 स्कॉटहोम ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक या फिर आपकी 1952 हेलसिंकी ओलंपिक? तो एक चीज सबको याद रखेंगे सबसे पहले कि देखो जो आपकी यहाँ पे भारत ने जो पहला ओलंपिक में भाग लिया था वो लिया था 1900 की पेरिस ओलंपिक में। इसको नोट करोगे सब कोई। जो 1900 में पेरिस में ओलंपिक हुई थी इसमें भाग लिया था आपका देखो किसने? तो 1900 की पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था भारत ने पहली बार। लेकिन पहला पदक जो है और पूर्ण रूप से जो भाग लेना होता है वह भारत ने पार्टिसिपेट किया था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। जो ऑप्शन है इसके अनुसार आंसर होगा सी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, क्योंकि यहीं पर उन्होंने पहला पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में और यहीं पर जो पूर्ण रूप से भाग लिया था। लेकिन ऐसे अगर बोला जाए तो इन्होंने भाग लिया था 1900 में पेरिस में। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ध्यान में रखेंगे सब कोई। ऑप्शन एक ही मिलेगा कोई आपको। चलिए अगला सवाल है आपका, स्कॉट होम की खोज की थी? द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड थॉमसन के द्वारा, जेम्स वॉट के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या फिर रदरफोर्ड के द्वारा? निम्नलिखित में से कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह की गई है देखो जे थॉमसन के द्वारा। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए।
चलिए अगला सवाल है आपका, देखो 56 नंबर सवाल है यहाँ पे कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइज? जापान, लाओस, कनाडा या फिर सिंगापुर? निम्नलिखित में से कौन है जिसे सूर्योदय का देश कहते हैं? कौन है जिसे सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? तो वह देश है देखो जापान। इसे उगते सूर्य की भूमि या फिर सूर्योदय का देश भी बोलते हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। यहाँ पे आपका 57 नंबर सवाल है, देखो कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके गार्डियन, उसके अभिभावक कौन होते हैं? तो वह है देखो सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है यही रक्षा करता है भारतीय संविधान की अवहेलना होने से। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 58 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? व्हाट इज साइंस ऑफ सिस्मोग्राफी? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का या फिर ज्वालामुखी का? जो सिस्मोग्राफ है यह किसका विज्ञान है? सबको जो है यहाँ पे बतानी है। तो जो सिस्मोग्राफ है यह देखो विज्ञान है भूकंप का, अर्थक्वेक का। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 59 नंबर सवाल है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? क्या होता है जीएसटी का पूर्ण रूप? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स टैक्स, ग्रैंड सेल्स टैक्स या फिर जनरल सेल्स टैक्स? जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो जीएसटी का फुल फॉर्म है यह देखो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडियन आर्मी के 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो सभी लोग को क्लियर जरूर रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म आता ही आता है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, देखो यह क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज मिल्खा सिंह नोन? द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, जैम ऑफ द सिख या फिर द रनिंग किंग? मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? सबको को जो है यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो मिल्खा सिंह है यह देखो द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे देखो 61 नंबर सवाल दिया हुआ है कि महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद रानाड़े? निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? कौन है जो महाराष्ट्र के सुकारत के रूप में जाने जाते हैं? तो वह है देखो महादेव गोविंद रानाड़े। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी महागोविंद रानाड़े। ठीक है, महादेव गोविंद रानाड़े। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर डी में है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि विषाणु की वजह से होता है, जो कि वायरस के कारण होता है? तो वह है देखो आपका चेचक। जो स्मॉल पॉक्स है यह होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुए? ड्यूरिंग हुज टेंस? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? किसके कार्यकाल में जो है अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? तो वह हुआ था देखो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। जिन्होंने भी बताया है इसी को, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, देखो 64 नंबर सवाल है आपका कि जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या फिर ल्यूवेनहॉक? किसके द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई? जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसकी खोज किन्होंने की है? तो यह की गई है देखो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। जिन्होंने भी डी को बताया उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 65 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, देखो कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट? ठोस, द्रव, गैस या वायु? किस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो वह माध्यम है देखो ठोस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ठोस। क्लियर है सभी का। चलिए सॉलिड में अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो 66 नंबर यहाँ पे कि गारो जनजाति है, गारो ट्राइब असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या फिर मेघालय की? जो गारो जनजाति है यह कहाँ की निवास करने वाली है? जो गारो जनजाति है यह कहाँ की है? तो जो गारो जनजाति है ये है देखो आपका मेघालय की। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी मेघालय। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है आपका क्वेश्चन किया गया है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? व्हाट कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट? जो एथलीट फुट है यह किसकी वजह से होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या नेमाटोड?
जेथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसकी वजह से होता है? तो जेथलीट फुट नामक बीमारी है यह देखो होता है कवक की वजह से, यह होता है फंगस की वजह से। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका 68 नंबर सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? हु एज्यूम्ड द पोस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर मोरारजी देसाई? जो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किस प्रधानमंत्री ने जो है पद ग्रहण किया था? तो वह प्रधानमंत्री है देखो गुलजारी लाल नंदा। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर सवाल है कि विष वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स की चाल बढ़ जाएगी, की ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा या फिर का भार घट जाएगा? तो देखिए जब भी किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल है वह बढ़ जाती है, स्पीड विल इंक्रीज। चलिए अगला सवाल करेंगे। 70 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो 70 नंबर क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है द डिजीज कॉज्ड बाय HIV इज? क्षय रोग, आंतशक, कैंसर या फिर एड्स? HIV जो है HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे करना है और जल्दी से बताना है। तो जो HIV है इससे देखो एड्स रोग होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 71 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका 71। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू हुम डज द गवर्नर गिव द रेजिग्नेशन? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? जो राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक एंड शेयर के बाद ही जो है हमें और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसे क्लासेज ला सकते हैं, आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो सभी लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और सभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करेंगे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जो राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका देखो यह दिया गया है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। इफ द हॉर्स स्टार्ट रनिंग सडनली देन देयर इज अ रीजन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लाइंबर फॉलिंग। जड़त्व आघूर्ण या फिर द्रव्यमान का संरक्षण नियम या विश्राम जड़त्व या फिर गति का तीसरा नियम? किस नियम की वजह से जो है जब घोड़ा अचानक चल देगा तो कोई आरोही के गिरने की आशंका हो जाएगी? चलिए सबको बताएंगे। सबको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आपको आज का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो विश्राम जो आपका अश्व है यदि वो एकाएक चलने लगेगा तो जो गिरने की संभावना है वो हो जाती है विश्राम जड़त्व की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? चलिए सबको करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो 74 नंबर सवाल है आपका। भारत का प्राचीनतम दर्शन है विच इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडिया? न्याय, वैशेषिक, सांख्य या योग? भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? कौन सा ऐसा दर्शन है जो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है? तो वह दर्शन है देखो आपका सांख्य। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 76 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका देखो कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? व्हाट इज द मास नंबर? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? जो द्रव्यमान संख्या है यह निम्नलिखित में से किसका योग होता है? क्या होगा आंसर? सभी को बताना और बिल्कुल जल्दी से करना है। जो द्रव्यमान संख्या है यह किसका योग होता है? तो जो द्रव्यमान संख्या है यह देखो योग होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 77 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका कि नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द डोनर आई इज ट्रांसप्लांटेड इन आई डोनेशन? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर पूरी की पूरी आंख? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है, सभी को बिल्कुल सही करते हुए चलना है। तो नेत्रदाता में जो दाता की आंख है उसके कॉर्निया वाले भाग को किसी दूसरे में प्रत्यारोपित किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 77 नंबर सवाल है आपका कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है देखो राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 78 नंबर की कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है देखो आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हो गया सभी का क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयर? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो जो वायु है यह देखो एक प्रकार का मिश्रण है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मिक्सचर, मिश्रण। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 80 नंबर सवाल यहाँ पे है आपका देखो, यह दिया गया है कि ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? वेयर डिड स्वामी विवेकानंद बिकम फेमस इन द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लंदन, पेरिस, शिकागो या बर्लिन? कहाँ पर जो है धार्मिक सम्मेलन हुआ जहाँ से जो है स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे? तो वह जगह है देखो आपका शिकागो। शिकागो हुए धार्मिक सम्मेलन से जो है स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था? तो ये हुआ था देखो 1893 में। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 81 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका, यह दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहल्या? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? निम्नलिखित में से जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो वो था देखो मणिकर्णिका। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मणिकर्णिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द कैलिस्टिकल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या पुच्छल तारा? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो यह देखो ग्रह कहलाते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ग्रह। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 83 नंबर यहाँ पे कि पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ पाइका डांस? झारखंड, राजस्थान, पंजाब या केरल? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि पाइका नृत्य से संबंधित है? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो पाइका नृत्य से संबंधित जो राज्य है वो है देखो झारखंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ऐसे देखो उड़ीसा भी संबंधित है, सबको ध्यान में रखना। उड़ीसा भी जो है संबंधित है पाइका से, ठीक है, उड़ीसा भी संबंधित है, पर दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो उड़ीसा देगा या झारखंड देगा ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे है आपका यहाँ पे 84 नंबर सवाल है देखो कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर विलियम हार्वे? किसके द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई? निम्नलिखित में से कौन है जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो वो है देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई? तो यह की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या इब्राहिम लोदी? किसके द्वारा जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है? सभी क्लासेज की रूटीन याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की स्पेशल टॉपिक वाइज क्लास आ रही है और रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आप सबको बनवाया जाता है। तो हमारी इन दोनों क्लासेज में आप सभी जरूर जुड़े, 1 बजे और शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन करिए। तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया है शाहजहां ने। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी में बहुत बार पूछा जाता है। क्या होगा? सभी को करना है। तो जो प्रकाश वर्ष है यह देखो इकाई है दूरी की। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए दूरी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 87 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या तमिलनाडु? भारत में जो सबसे ज्यादा चाय है यह किस राज्य में पैदा किया जाता है? क्या होगा आंसर? सभी को करना और बिल्कुल जल्दी से बताना है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा चाय है यह देखो उत्पादित होता है असम में। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन ए सी असम। हो गया सभी का।
चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 88 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स? आयरलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड या फिर नॉर्वे? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसे झीलों का देश बोलते हैं? तो देखो झीलों का देश जिसे कहा जाता है वो है फिनलैंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका। 79 नंबर यहाँ पे कि ये दिया हुआ 89 नंबर। 89 नंबर सवाल है आपका। देखो यहाँ पे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ साउथ एशिया? 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर। अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए दक्षिण एशिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है देखो थार। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी थार। एक चीज याद रखना, कोई लोग इसको गोबी भी बोलते हैं कि गोबी सबसे बड़ा है दक्षिण एशिया का, पर नहीं। देखो जो गोबी है ना, ये गोबी आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ का? तो एशिया का। जब सेपरेटली पूछे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो हो गया गोबी, लेकिन अगर अलग से पूछ दे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो है थार, जो कि है हमारे भारत और कुछ हिस्सा है इसका पाकिस्तान में। क्लियर रखेंगे सब कोई? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 90 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। देखो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? किसके द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति की जाती है देखो राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका। देखो 91 नंबर सवाल है यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? हु डिटरमाइंड द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ या फिर सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ या फिर लॉरिस? किसके द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है? तो जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ वो है देखो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, इसको जो है एलओसी बोला जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे। देखो यह दिया गया है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? विच सोइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर? लेटराइट मृदा, रेगुड़ मृदा या लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? किस मिट्टी में जो है सिंचाई के लिए पानी की किस मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? चलिए बताइए सबको क्या होगा राइट आंसर। अगर ऐसा मिट्टी इधर भी मिल जाए हम सबको भी तो पानी डालने की जरूरत ही नहीं है सिंचाई करने की, लेकिन क्या करोगे? चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए मिट्टी में जिसमें कृषि में सिंचाई में वह मिट्टी जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है वो है देखो रेगुड़ मृदा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। इसी को जो है काली मिट्टी भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, सबको याद रखेंगे रेगुड़ मृदा को ही। ठीक है, इस मिट्टी में जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 94 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी? चलिए बताएंगे सबको यहाँ पे। 93 नंबर सवाल है आपका। इफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स? त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है या फिर भार दोगुना हो जाता है? तो देखिए यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। हो गया। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 94 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज? मीथेन, इथेन या फिर पेंटेन या ब्यूटेन? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? चलिए बताइए सबको जल्दी से। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से ऑल पे सेट कर देंगे बटन को। देखिए जो एलपीजी है इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 95 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। देखो कि मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम? मोनाजाइट बालू में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह खनिज है देखो थोरियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका। देखो 96 नंबर यहाँ पे कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट?
कितना होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो यह होता है देखो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 97 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? वाई डू वी स्लिप्स ऑन स्वैम्पी रोड्स? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, अपेक्षिक वेग की वजह से, घर्षण की कमी की वजह से, या फिर घर्षण की अधिकता की वजह से? तो हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं घर्षण की कमी की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 98 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? Who among the following called the father of taxonomy? एंगुलर, अरस्तु, लिनियस या फिर थियोफ्रेस्टस? निम्नलिखित में से किसे जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वह जिसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं वो है देखो कैरोलस लिनियस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 99 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 6.1, 6.6, 7.4 या फिर 8.0? जो दूध है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो जो दूध है इसका पीएच मान होता है देखो 6.6, 6.6। क्लियर हो गया। अब आज का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर सवाल है आपका देखो यहाँ पे। इसी के साथ आज का आपका टेस्ट एंड करेगा और सबको अपना स्कोर शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ हिंदुस्तान? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन? देखिए आज जो है सुबह में 1 बजे क्लास लिया था इंडियन आर्मी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय तथा उनके स्थापना और उनके जो है कहाँ पे उनका मुख्यालय है और कहाँ पे उनका स्थापना कब हुआ था, तो उसका लिंक जो है आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप सब यहाँ से जाकर आज के 1 बजे के क्लास को अटेंड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जरूर अटेंड करना है 1 बजे वाला क्लास। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय तथा उनके स्थापना दिवस से रिलेटेड क्लास है, सबको मिल गया होगा, सबको जरूर अटेंड कर लेना। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो वो है देखो अमीर खुसरो। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप सब अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। आज का आपका कोई भी होमवर्क नहीं है, सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। सभी को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधा कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास। और कल जो है हम लोग 1 बजे पुरस्कार संबंधित क्लास करेंगे। पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा कल दोपहर 1 बजे। चलिए तो मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।